डालिए। समझ में आ गया? तो ये चार चीजों को ही हम अलग अलग संस्कृतियों में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने 2350 से यानी ईसा के जन्म से 2350 साल पहले से 1750 साल के पहले का जो कालखंड है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। ये टाइमलाइन के बाद में अगली टाइमलाइन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो समय रहेगा, इस कालखंड को हम वैदिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? वैदिक काल, या फिर आर्य युग के नाम से भी यह जाना जाता है, वैदिक काल या आर्य। अब यहाँ पर सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक प्रकार से शहरी सभ्यता थी, जैसे हम शहर में रह रहे हैं। इसके बाद की जो सभ्यता आएगी, यहां से वैदिक आर्य भारत में प्रवेश करेंगे। कहां से आए, कैसे आए, इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये कालखंड 1500 से 600 बीसी के बीच का होगा, और इस कालखंड को सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें कि पहला जो हिस्सा है वो है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का समय। इसे कहा जाता है पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है ऋग्वैदिक काल, है ना। इसको हम एक और नाम कहेंगे ऋग्वैदिक काल, है ना, ऋग्वैदिक काल। और इसके बाद में दूसरा जो हिस्सा है वो कहलाता है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहेंगे, है ना, उत्तर वैदिक काल कहेंगे। अब यहां पर हमें दो शब्द नए मिल गए, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये जो दो समय हमने बांटे हैं, इसमें पहले वाला जो हिस्सा है 1500 से 1000 बीसी का, इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसमें जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ यानी कि वेद जिसे हम कहते हैं वो लिखा जाता है, और उसमें संसार भर का ज्ञान होता है। खेती कैसे करनी है, लोगों से व्यवहार कैसे करना है, जीना कैसे है, मकान कैसे बनाए, आ रहा है कि नहीं समझ में, सभी प्रकार का ज्ञान ऋग्वेद में था, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व और उत्तर शब्द को समझते हैं। पूर्व का मतलब होता है हिंदी में कि जब कोई सभ्यता अपने ऊपर की तरफ जा रही होती है, यानी उठ रही होती है, उसके अंदर सब कुछ अच्छा 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 होता रहता है। एक राजा आया, दूसरा उससे बलशाली आया, फिर तीसरा उससे बलशाली, एक ने 4 मकान बनाए, एक ने 10 बनाए, एक ने 10 गांव बनाए, एक ने 50 बनाए। तो पूर्व वाला हिस्सा यानी उठता हुआ हिस्सा, यानी यहां पर 1500 से 1000 के बीच में ये सभ्यता क्या हो रही थी, उठ रही थी। और उत्तर शब्द का मतलब हो जाता है डिक्लाइन, यानी कि ढलान वाला समय, जहां पर राजा कमजोर होते चले जाते हैं, सत्ता की आर्थिक क्षमताएं कम होती चली जाती है, समाज जो है वो विकृत होता चला जाता है, खराब होता चला जाता है। इस प्रकार से पूर्व और उत्तर का मतलब हो गया, पूर्व का मतलब ऊपर उठना, यानी कि सभ्यता का ऊपर उठना पूर्व कहलाएगा, और नीचे जाना उत्तर कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हमने यहां पर दो प्रकार से 1500 बीसी से 600 बीसी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर एक बहुत बड़े युद्ध को हम पढ़ेंगे। इस ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दशराग्य युद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं? दशराग्य युद्ध। ये दशराग्य युद्ध जो होता है, ये भरत वंश जो है, भरत वंश के एक राजा सुदास और बाकी के 10 जनजातियों के बीच में होता है। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इंद्र और सारी चीजें बात हम करेंगे डिटेल में। तो यहाँ दशराग्य युद्ध तक हम आ गए हैं, 1500 से 600 बीसी का कालखंड। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा और हम समझेंगे। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम 600 बीसी तक आ गए। दिख रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे शब्द हो गए, दिख रहे हैं, लेकिन यस, अब हम 600 बीसी तक आ गए हैं। 600 बीसी के समय के बाद में समाज में और परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यहां पर वैदिक जो सभ्यता थी वो 1500 से 600 बीसी, आप समझ सकते हो बहुत लंबा समय हो गया है। अब लेकिन जब लंबी सभ्यता होती है ना, तो विकृतियां भी आना शुरू हो जाती है, लोग अलग अलग विचार अपने अपने लाना चालू कर देते हैं। तो यहां पर एक 600 बीसी का जो कालखंड आएगा, यानी कि वो साल जब जन्म हो ना, मतलब 600 साल पहले, किसके? ईसा के 600 साल पहले का जो समय है उसे परिवर्तन युग कहा जाता है। क्या कहते हैं?
परिवर्तन युग कहा जाता है। क्यों परिवर्तन हुआ? यहां पर बड़े परिवर्तन हुए दो प्रकार के परिवर्तनों में पहला परिवर्तन था धार्मिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या था? धार्मिक परिवर्तन था। और दूसरा जो परिवर्तन था वह राजनैतिक परिवर्तन था। इस तरीके से दो परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? तो जो वैदिक सभ्यता थी वो एकमात्र अक्षुण्ण थी, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं स्वीकार्य था, जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने नए विचार लेके आए और ऐसे 62 प्रकार के विचारधाराओं का क्या होता है? यहां पर जन्म होता है, जिसमें कि बौद्ध, जैन, आजीविका, नियतिवाद आ रहा है समझ में? ऐसे अनेक अनेक प्रकार के, जो क्योंकि हम प्रचलित जो थे वो 3 थे, इसीलिए मैंने अभी 3 ही बताया, ठीक है। लेकिन जिसमें भी बौद्ध जो है वो अपना आकार बहुत बड़ा कर लेता है और दूसरा जो है वह जैन अपना आकार, ये विचारधाराएं धीरे धीरे धर्म में बदल जाती है। धर्म में कैसे बदलेगी अपन वो देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया धार्मिक परिवर्तन में मुख्य रूप से अपन बौद्ध और जैन धर्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसने समाज को कैसे बदला वो हम देखेंगे। इसके बाद में आता है राजनीतिक व्यवस्था में कैसे बदलाव आया 600 BC में। तो जब धार्मिक रूप से बदलाव आते हैं तो राजनीतिक रूप से भी वो प्रभावित करते हैं। तो यहां पर टोटल मिलाकर के 16 जनपदों का क्या होता है? निर्माण होता है। और 16 जनपदों में हम बात करेंगे मगध की, वाजी की, काशी की, कौशल की, अवंती की, है ना, अंग की, इस प्रकार से बहुत सारे साम्राज्यों को हम पढ़ेंगे, जिसमें 16 जनपद जो थे वो बहुत बड़े थे, जिन्हें पढ़ना पढ़ेंगे, जो पेपर में आएंगे, ठीक है। तो ये जो 16 जनपद थे इनकी उत्पत्ति हुई। इन उत्पत्तियों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य बनेगा वो किसका बनेगा? मगध का। तो मगध साम्राज्य की यदि हम बात करें, मतलब आज के मैप के हिसाब से यदि मैं डिफाइंड करूं कि भाई आज के हिसाब से कैसा था, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता था? मगध। मगध ये इतने क्षेत्र में था। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? फैलेगा, बहुत फैलेगा। और कहां तक जाएगा वो अभी हम देखेंगे। ये इतना सा क्षेत्र जो था वो मगध का क्षेत्र था। चलो इसके बाद में अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।